हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज शुरू करेंगे एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द डिसएडवांटेज से। तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको कैसे मोटिवेट करना है और एजुकेट करना है ताकि वो अपने सोशल मोबिलिटी में आगे बढ़ सकें। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, एक तो एकेडमिक अचीवमेंट, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। एकेडमिक अचीवमेंट कैसे होगी? जब वो एजुकेट होंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर तब आएगी जब वो मोटिवेट होंगे कुछ करने के लिए। मोटिवेशन वाला जो पार्ट है जो एंटरप्रेन्योर के लिए, वो ये कह रहे हैं हमने दूसरे चैप्टर में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे इस पार्ट में ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। सो फोकस इज ऑन दी अर्ली इंटरवेंशन टू एजुकेट। अर्ली इंटरवेंशन टू एजुकेट का मतलब है जल्दी उनको एजुकेशन दे पाए, लाइफ में अर्ली एजुकेशन अवेलेबल हो। और अर्ली की बात क्यों कर रहे हैं? जैसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हमें अर्ली चाहिए होती है, जल्दी पता चल जाने से चीज़ें ज़्यादा बिगड़ती नहीं हैं। ऐसे ही अगर हम अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी से वो लोग जो हैं अपनी एजुकेशन के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को और अपने आप को शेप अप कर सकते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंशियल बेस बनता है अर्ली एजुकेशन से, वो थोड़ा सा बेटर होता है। Interventions generally aimed at strengthening and equipping individuals from disadvantaged and deprived backgrounds with skill and competencies necessary for effective functioning. एजुकेशन से क्या होता है, उनको लैंग्वेज आती है यूज़ करनी, जैसे इंग्लिश आ जाती है एजुकेशन से, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती है, स्किल्स आ जाते हैं एजुकेशन से, कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो वो भी अपने आप को कॉम्पीट करने लायक बना लेते हैं नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोगों के साथ। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है? द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ डिप्राइव ग्रुप चिल्ड्रन आर जनरली लोअर। अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनकी एकेडमिक अचीवमेंट की जो मोटिवेशन होती है वो लोअर होती है। इनके अंदर वो अचीव करने की जो वो होती है, एक तरीके से जो डिज़ायर होता है चीज़ों को अचीव करने का, वो बहुत कम होता है क्योंकि उनके एनवायरनमेंट की वजह से और जेनेटिक्स की वजह से भी। So due to variety of reason including home environment, parental support, school, climate, teacher expectancy, self efficacy, ये सारे रीज़न है जिस वजह से इनकी जो मोटिवेशन है वो लो होता है। एक तो होम एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ऊपर से पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता है इन लोगों को, स्कूल का, घर का क्लाइमेट, टीचर की एक्सपेक्टेंसी और सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब कोई भी टास्क पूरा करने में जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये टास्क कर लेंगे, वो सब चीज़ें भी इनके अंदर काफ़ी कम होती है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करा हुआ है, जैसे होम एनवायरनमेंट की जो बात कर रहे हैं, अगर पेरेंट का सपोर्ट ना हो तो एकेडमिक अचीवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। A.K. Singh and his colleague has shown that parental support compensates for the adverse effects of low SES. तो पेरेंटल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंटल सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चे वो एकेडमिकली भी स्ट्रांग नहीं हो सकते। लेकिन क्या होता है कि जो ये लोअर जो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, इनके अंदर पेरेंटल सपोर्ट बहुत वो होता है, कम होता है बहुत ज़्यादा। Home factors are not usually strong. Many come from families with parental psychopathology. कई बार तो पेरेंट को ही, किसी पेरेंट को या फैमिली में ही किसी ना किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रोकन होम्स होते हैं, इनकन्सिस्टेंट पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग बड़ी ख़राब होती है इन लोगों की कई बारी। तो पेरेंट्स जो हैं वो इतना स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं कि उनके बच्चे एकेडमिकली कुछ अचीव करें। जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है, पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है कि बच्चे एकेडमिकली अच्छा करें, लेकिन ये जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप होता है इनमें ये लोग पेरेंट्स इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट पे, क्योंकि उनको अपने आप से भी लो एक्सपेक्टेंसीज होती हैं और बच्चों से भी। तो इस तरीके से उनका एटीट्यूड बच्चों का नहीं बन पाता है कुछ अचीव करने के लिए। फिर आते हैं टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस। हमने पिग्मेलियन इफेक्ट एक बार डिस्कस किया था कि रेफर्स टू अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी whereby people tend to behave the ways other expect them to behave। मतलब अगर टीचर एक्सपेक्ट करती है किसी बच्चे से कि वो टॉप करेगा तो वो बच्चा पूरा कोशिश करता है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। तो ये होता है पिग्मेलियन इफेक्ट। तो यहाँ पे पिग्मेलियन इफेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? द फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग पिग्मेलियन इफेक्ट इन चिल्ड्रन वॉज बाय रोजेंथेल एंड जैकबसन। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं जिसमें इन्होंने इस इफेक्ट को प्रूफ करके दिखाया था। तो यहाँ पे रिसर्चर ने एक टेस्ट लिया था छोटे बच्चों का, एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे थे, उसमें उन्होंने 20% बच्चे जो थे वो रैंडमली सेलेक्ट किए थे एंड
researcher told the teacher that these 20% have scored high on ICE test and hence have unusual intellectual abilities. When children were retested at the end of the academic year, these children showed massive gains. तो ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जब जहाँ पे इन्होंने पिग्मेलियन इफेक्ट को प्रूव करके दिखाया था कि अगर टीचर एक्सपेक्ट करती है तो बच्चे हायर परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया दिस वाज बिकॉज ऑफ द सटल इफेक्ट ऑफ द टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, कि अगर टीचर एक्सपेक्ट करिए और बच्चों को बोल रही है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ इतने मार्क्स, तो वो बच्चा पूरी कोशिश करेगा उसको पूरा करने की. अब डिप्राइव ग्रुप में एग्जैक्टली क्या हो जाता है, यही होता है. वहाँ पे जो होते हैं ना, लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं उन बच्चों से. So for instance, Rath, AS dash and UN dash found that maximum number of Brahmin students and minimum number of scheduled caste students were labeled by teachers as good. तो teachers भी क्या करते हैं, जो lower caste के जो होते हैं, कई बारी अनइंटेंशनली टीचर्स भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अच्छा करेंगे. अब उन बच्चों को पता होता है कि टीचर भी हमसे एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो हमें क्या जरूरत है अच्छा करने की. Teacher expectations exactly reflected in school achievement of Brahmin and scheduled class student. तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें उनके रिजल्ट्स में भी दिखती है. Problem is social class, caste and significantly influence teacher expectation about student success. तो अब टीचर की एक्सपेक्टेशन क्यों कम है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट से, क्योंकि वो सोशल क्लास और कास्ट जो है हमारे सोसाइटी का, वो उसकी एक्सपेक्टेशन को भी तो इन्फ्लुएंस करेगा. दिस में भी बिकॉज ऑफ डीप इनग्रेन स्टीरियोटाइप. वो जो स्टीरियोटाइपिंग है और जो प्रिजुडिस है, वो सब चीज़ें टीचर की एक्सपेक्टेशन को भी इन्फ्लुएंस करेंगी. तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर की एक्सपेक्टेशन उन बच्चों की तरफ डाउन कर देती है जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के हैं. और ऑटोमेटिकली क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम होती है तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली फिर उनकी परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है हमसे एक्सपेक्ट तो किया नहीं जा रहा. तो ये उल्टा काम कर जाता है. मतलब एक्सपेक्टेशन से जैसे बच्चे अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, वैसे ही अगर लो एक्सपेक्टेशन होगी तो बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है. So low caste students internalize these patterns of attribution of teachers and develop an external locus of control. तो जैसे अगर कोई भी टीचर उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा और वो ख़राब नंबर लाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो टीचर उनको ही बोलेगा कि मतलब इतना ही एक्सपेक्टेड था इन लोगों से. वो चीज़ उनके अंदर फिर इंटरनलाइज होती जाएगी उन बच्चों के अंदर. वो उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल बन जाएगा. मतलब कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे साथ तो होगा ही ऐसा. इस टाइप की थिंकिंग हो जाती है. फिर आती है लर्निंग डेफिशिएंसीज. अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ये लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के जो बच्चे होते हैं, इनमें कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है, इनमें प्रॉब्लम तो होती है. एक तो प्रोलॉन्ग्ड एप्रीविएशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. फिर इनके जो मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ और भी डेफिशिएंसीज होती है. जैसे लैंग्वेज स्किल्स में डेफिशिएंसी होती है, जर्नल इंटेलिजेंस पुअर होती है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ भी पुअर होती है, स्पेशल स्किल्स भी कम होते हैं. तो ये सारी चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटी को ही लीड करती हैं. An interesting trend seen in that differences in cognitive factors between students belonging to socially advantaged and socially disadvantaged section is not large in lower grades. लोअर ग्रेड का मतलब है यहाँ पे छोटी क्लास में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज बच्चों में. लेकिन जैसे जैसे उनके ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, क्लास बढ़ती जाती है, सेक्शन बढ़ते जाते हैं, आई मीन मतलब वो छोटे क्लास से बड़े क्लास में जाते जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. फिर फ़र्क दिखने लगता है एकेडमिक अचीवमेंट में. जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ ग्राफ में कि ये एकेडमिक अचीवमेंट है, ये जो इस तरफ को जा रही है एकेडमिक अचीवमेंट है, कितनी एकेडमिक अचीवमेंट है यहाँ पे आ रहा है. और ये ग्रेड्स हैं, तो यहाँ पे ग्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं. जैसे फर्स्ट क्लास में है पहले बच्चा, फिर सेकंड में आया, फिर थर्ड में आया, फिर फोर्थ में आया, ऐसे इसके क्लासेस स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं. तो स्टार्टिंग में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है. लोअर ग्रेड ये जो है, ये नीचे वाले डिसएडवांटेज हैं और ये एडवांटेज वाले, मतलब ये लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के हैं और ये हायर इकोनॉमिक स्टेटस के हैं. तो शुरू में छोटी क्लास में तो उनके ग्रेड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जा रही है, जैसे 5th 6th हो गया, 7th 8th 9th, ऐसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते जा रहे हैं. देखो इनके ग्रेड्स तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इनके जो स्कोर है वो नीचे की तरफ आ रहा है. मतलब ये परफॉर्मेंस का स्कोर है, एकेडमिक अचीवमेंट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इनकी
अब ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो ये वो कह रहे हैं कि बचपन में इतना फ़र्क नहीं नज़र आता है दोनों सेक्शन के ग्रुप के बच्चों में, लेकिन जैसे जैसे इनके ग्रेड्स बढ़ते हैं, क्लासेस बढ़ती हैं, तो ज़्यादा दिखने लगता है डिफरेंस। फिर बात करते हैं स्कूल के क्लाइमेट की। School climate has a direct influence on the academic achievement. Rath has noted that hostile climate of the school compels socially disadvantaged children to drop out of the school. अभी जो socially disadvantaged बच्चे होते हैं, क्योंकि इनके साथ स्कूल में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी हो रही होती है, लोग बाकी बच्चे इनको चिढ़ाते हैं, इनके साथ शेयर नहीं करते हैं अपना खाना, कोई चीज़ नहीं देते, बिठाते नहीं अपने साथ। इस सब चीज़ों की वजह से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और सपोर्ट मिलती नहीं है इनको स्कूल में भी, ना किसी टीचर की एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, ना किसी और के थ्रू। तो ये सब चीज़ें इनको एक तरीके से स्कूल छोड़ने पे मजबूर कर देती हैं। फिर पीयर ग्रुप की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। पांडे फाउंड दैट लैक ऑफ पीयर सपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेगुलर अटेंडेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। तो पीयर सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए भी वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। पीयर सपोर्ट होता है तभी बच्चे स्कूल जाने पे मोटिवेट होते हैं, लेकिन अगर पीयर सपोर्ट ही नहीं है तो वो स्कूल जाना उनको अच्छा नहीं लगता, वो अवॉइड करते हैं स्कूल जाना। तो ये सारे बच्चे जो होते हैं इनको सपोर्ट नहीं मिलता है अपने पीयर्स का स्कूल में। और इसमें यह भी देखा गया है कि अगर एक ही स्कूल में दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाया जाए, जो हायर स्टेटस और लोअर स्टेटस वाले हैं, तो जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करी जा रही है। लेकिन अगर उनको सेम स्कूल में पढ़ाएं जहाँ पे सिमिलर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं जाता है। फिर आती है लैंग्वेज की बात। So NMLI has observed that many of the educational problems of lower class children may be due to differences between home language dialect and school language. अब जो ये डिसएडवांटेज बच्चे होते हैं, इनकी होम लैंग्वेज में जो जिस तरह से बात करी जाती है और स्कूल में जिस तरह से बात की जाती है, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से, जैसे मान लो कोई उड़ीसा से है बच्चा जो कि लोअर इकोनॉमिक स्टेटस का है और स्कूल में उसकी इंग्लिश बोली जाती है, वो घर में ओडिया बोलता है, तो वो उसकी जो बोलने का तरीका है और जो उसके लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं। फिर वो उस तरीके से स्कूल में बात नहीं कर पाता है जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है। When they are made to attend English medium or Odia medium or Hindi medium school, they start off with a disadvantage. तो फिर ऐसे बच्चे जो हैं, जो स्कूल में दूसरी लैंग्वेज उनको बोलनी पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वहाँ पे एडजस्ट करने में। So now we have to move on to the strategies to educate and motivate. अब इनको कैसे एजुकेट किया जाए, अभी तक तो प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही थी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इनको मोटिवेट करें, एजुकेट करें। So these can be dealt under the following headings. इसमें 4 हेडिंग्स आएंगी। पहला है साइकोलॉजिकल सजेशंस फॉर स्ट्रक्चर चेंज, कि स्ट्रक्चर चेंज हो सके अगर किसी तरीके से टीचिंग का, स्कूल का। दूसरा है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, फिर है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, एंड फोर्थ इज स्ट्रैटेजी टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन स्कूल। तो ये 4 तरीके हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, जिससे हम इन बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहले पे चलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज पे। अब स्ट्रक्चरल चेंज में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम स्कूल के क्लाइमेट में चेंजेस ला सकते हैं, करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट उन टीचर्स की कर सकते हैं जो सिमिलर बैकग्राउंड से हो, जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन वाली वो बिहेवियर ही ना हो। बच्चों की काउंसलिंग, टीचर्स की काउंसलिंग कर सकते हैं। करिकुलम बेसिकली कौन सा होना चाहिए? जो कल्चर फेयर हो, जैसे हर कल्चर के लिए ठीक हो। ऐसा ना हो कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उनको लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है उनके कल्चर से टोटली डिफरेंट है। तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि करिकुलम उनके भी कल्चर को रिफ्लेक्ट करता हो। सब्जेक्ट इस तरह के हो जिनकी कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस हो उन बच्चों के लिए, जो उनके काम आएंगे लाइफ में, उस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएं, काउंसलिंग करी जाए, गाइडेंस दी जाए। और काउंसलिंग स्पेशली उनकी जो ब्राइट अंडर अचीवर्स होते हैं, जिनको आप थोड़ा सा भी काउंसलिंग करते हो तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं कि इन बच्चों को स्कूल में ही रहने की जगह बना दी जाए, आश्रम टाइप से, जैसे स्कूल्स होते हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स, क्योंकि घर में इनका एनवायरनमेंट होता ही नहीं है पढ़ने वाला, तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं।
प्री स्कूल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्री स्कूल एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक बेस बनाने के काम आती है। उसी बेस के बाद बच्चे आगे अच्छा परफॉर्म करना सीखते हैं। So logic is when joining school, the deprived group students are already at a disadvantage with respect to advantage group school. तो प्री स्कूल को इसीलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे। In a study in Odisha, Chatterjee have reported that preschool education has significant effect on cognitive। तो प्री स्कूल के बारे में ही बात हो रही है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं स्कूल्स में। अब दूसरी बात आती है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम Major psychological interventions have looked into compensatory mechanism। compensatory mechanism जैसे कि इन्होंने 3 टाइप के बताए हैं, फैमिली इंटरवेंशन, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन, कॉग्निटिव इंटरवेंशन। तो 3 तरीके से हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। पहला है फैमिली इंटरवेंशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मदर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो फैमिली बेस्ड इंटरवेंशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट दी मदर। तो मदर को ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए। किस बारे में एजुकेट करोगे आप मदर को कि स्कूल की पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और उनको ये बताया जाए कि जो घर में एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करे। सो द फैमिली बेस्ड इंटरवेंशन एम एट इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेंसी ऑफ पेरेंट्स एंड मोटिवेट देम। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करो कि वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करना सीखे कि वो अच्छा कर सकता है, और वो मोटिवेट करे अपने बच्चों को। डेवलप एटीट्यूड कंड्यूसिव टू चाइल्ड एजुकेशन। तो पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए एजुकेशन की तरफ। मदर का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, क्योंकि मदर के एटीट्यूड चेंज होने से बच्चे को बहुत सपोर्ट मिलती है। और मदर को एजुकेट करना एंड स्टिमुलेटिंग प्ले एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके ट्रेनिंग देना। ऐसे ही अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल सेटिंग में भी इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो बच्चों को अपने करिकुलम को ग्रास्प करने में हेल्प करे। संदीप एंड पुष्पा प्रपोजेस दैट एफर्ट्स फॉर डेवलपिंग करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन इन टीचिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। Many studies have shown efficacy of cognitive intervention। तो कॉग्निटिव स्किल्स जो इन लोगों के वीक होते हैं, थोड़े से डिसएडवांटेज ग्रुप के, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं कॉग्निटिव इंटरवेंशंस के थ्रू। जैसे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, उन सबको किस तरीके से और बेटर बनाया जा सकता है उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। परसेप्चुअल ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं, फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और भी है बहुत सारी, जैसे वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग है, ऑपरेंट मैनिपुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स। तो जो चीज़ें हमने लर्निंग में सीखी थी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम कुछ ना कुछ मेथड यूज़ करके उनको ट्रेनिंग दे के किस तरीके से मोटिवेट करें कि वो अपने आप को थोड़ा सा अचीवमेंट मोटिवेशन के थ्रू आगे लेके जा सकें। Singh reported that high self-efficacy treatment also improves intellectual ability। हाई सेल्फ एफिकेसी ट्रीटमेंट क्या होती है कि जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि हम कोई भी टास्क अचीव कर सकते हैं, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम कोई भी टास्क अचीव कर सकते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्स को लेके अगर आपको ये लगता है कि हम अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वो होती है हाई सेल्फ एफिकेसी। तो इस तरीके से इनके अंदर ये चीज़ डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ उनको, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम दो उनको, सॉल्व करवाओ उनसे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो स्ट्रांग होती हैं। तो ये स्कूल लेवल पे हो गया। फिर तीसरा आता है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। तो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन में और भी बड़े लेवल पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी चाहिए होती है। तो कुछ एनजीओज वगैरह यहाँ पे इन्होंने नाम दिए हुए हैं, जैसे न्यू दिल्ली में एल रिपू है, फिर एकलव्य भोपाल में है, ये सारे हैं, नैनबैन मदुराई में, बॉस्को कोचीन में। तो ये सारे हैं जो एनजीओज वगैरह हैं। जैसे एल रिपू के बारे में बता रहे हैं, ये एजुकेशन प्रोवाइडर है,
that adopts a non-pedagogic approach by allowing learners to program at their own space. तो यहाँ जो वो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, वो नॉन पेडागोजिकल अप्रोच होती है, मतलब कोई एक प्रॉपर पेडागोजी यूज नहीं करते, वो लर्नर्स के पेस पे कौन सा बच्चा कितने स्पीड में सीखता है उसी के बेस पे उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही एकलव्य जो है वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। फिर ज्ञान प्रबोधिनी एक्सटेंड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ। तो ये अलग अलग नाम, आपको इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने आंसर में। जब भी आप ये लिखो कि ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों की एजुकेशन की तरफ काम करती हैं। फिर उसके बाद आती है स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट द डिसएडवांटेज इन स्कूल। तो स्कूल में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक आपको हायरार्की की तरह बना के दिखाया हुआ है कि स्कूल में हम कैसे मोटिवेट करते हैं बच्चों को। बच्चे जो एब्सेंट होते हैं बहुत ज़्यादा स्कूल्स में, उसको कम करने के लिए एब्सेंटिज्म को हम क्या कर सकते हैं। जैसे मिड डे मील का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर हम सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, सपोर्टिव पीयर ग्रुप हो, अगर टीचर फीडबैक ऐसा हो जो एनकरेज करे बच्चों को, उनकी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करे, उनके कॉग्निटिव नीड्स को कैसे पूरा करा जाए डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू, कि कुछ चीज़ें उनको डिस्कवर खुद करने के लिए फ्रीडम दी जाए, क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स के लिए टाइम दिया जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो जब हम इस तरीके से इस हायरार्की को फॉलो करेंगे तो बच्चों को एब्सेंटिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो स्कूल में आना पसंद करेंगे ना कि घर पे बैठना। तो और भी स्ट्रैटेजीज हैं जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी हुई हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, इंक्रीजिंग सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ये ना लगे कि वो एक फेलियर है, वो नहीं कर सकते हैं। तो वो जो हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है जो, उसको काट के इंटरनल करना ज़रूरी है कि हम कर सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी है वो ही होगा हमारे साथ। तो सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज करने के लिए रोल मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट क्या होता है, वाइकेरियस लर्निंग हमने पढ़ा था ना ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, कि दूसरे ऐसे बच्चों के बारे में बताओ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, जो पुअर बैकग्राउंड से निकले हो, उनके बारे में बताओ, उनकी बायोग्राफी उनको पढ़ाओ, ताकि उनको सुन के लगे कि अच्छा ये भी हमारी तरह थे लेकिन वो आज के टाइम पे इतना सक्सेसफुल हो गए हैं। लोकल लीडर्स और टीचर्स खुद भी एक रोल मॉडल्स की तरह काम कर सकते हैं जो उन्हीं के बैकग्राउंड के बिलोंग करते हैं। वर्बल परसुएशन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करके उनकी एफिकेसी इंक्रीज करी जाती है। सिस्टमैटिक गोल सेटिंग में क्या होता है, उनको गोल सेट करने सिखाओ कि आप डेली अपने लिए कोई गोल रखो कि हमने ये अचीव करना है, क्योंकि जैसे वो गोल अचीव करते जाएंगे धीरे धीरे उनके अंदर एफिकेसी अपने आप बढ़ती जाएगी। लेकिन गोल जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, इतना बड़ा टारगेट या इतना बड़ा गोल नहीं होना चाहिए जो वो कभी अचीव ना कर पाए। जैसे एक स्मार्ट गोल होता है, स्मार्ट का फुल फॉर्म स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड। तो स्मार्ट यानी कि एस से स्पेसिफिक मतलब है कोई एक स्पेसिफिक गोल हो जो उसको क्लियर हो कि मुझे ये अचीव करना है। मेजरेबल होना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि उसको उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है ये पता होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, और टाइम बेस्ड हो कि इतने टाइम में मुझे ये अचीव करना है। जब वो बच्चा उस गोल को अचीव कर पाएगा तो उसके अंदर एफिकेसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। अगर आपने अनरियलिस्टिक गोल रखवा दिया, जैसे कि आपने उसे बोल दिया, जो बच्चा बिल्कुल ही फेल हो रहा है आपने उसे बोल दिया तेरे को फर्स्ट आना है, वो उसके लिए अनरियलिस्टिक हो जाता है। थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल रखो जो वो अचीव कर पाए। उसको जो फेल हो रहा है उसको आप बोलो कि नेक्स्ट टाइम तुमको पास होना है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा 10 नंबर ज़्यादा लाने हैं। फिर उसके बाद उसको बोलो 20 नंबर ज़्यादा लाने। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसके गोल्स को रियलिस्टिक तरीके से इंक्रीज करते रहो। उसको फीडबैक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक जो है रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है। जब आप फीडबैक देते हो तो उससे एप्रिसिएशन मिलती है। गोल्स एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसे एक्चुअली में करना क्या है। एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो गोल कैसे अचीव होगा। अगर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर इंस्टेंस सपोज यू सेट अ गोल फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप लर्नर टू गेट ए ग्रेड इन एनी सब्जेक्ट. If a student is unable to get A grade, she attributes failure to herself and her motivation decreases. On the other hand, if you set a goal, she should learn certain chapters. अब वही चीज़ होगी जो मैंने बोला है कि अगर आप सीधा ही उसको बोल दो कि तेरे को A ग्रेड लेके आना है, फर्स्ट आना है, तो वो उसके लिए
एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह जाता, फिर वो अपने आप को ही डीमोटिवेट करता है कि मैं एक फेलियर हूँ। इससे पहले आप उसको सीधा ग्रेड की बात करने की बजाय आपको चैप्टर्स याद करने के लिए, लर्न करने के लिए दे दो कि देखो पहले ये 2 चैप्टर पढ़ के अच्छे से मुझे बताने हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो अपने पूरे गोल्स पूरे करते करते फाइनल गोल को भी अचीव करने लायक हो जाएगा। तो रियलिस्टिक गोल हो, टाइम बाउंड होने चाहिए कि इतने टाइम में करना है, ऐसे नहीं कि वो लाइफ टाइम अपना एक ही गोल के लिए निकाल दे। अब यहाँ पे वो 3 फैक्टर्स जो हमने पहले एक बार इक्वेशन में पढ़े थे, अचीवमेंट मोटिवेशन, एक्सटेंशन मोटिवेशन एंड डिपेंडेंस मोटिवेशन। जैसे हमने उसमें ये पढ़ा था कि इनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन बहुत कम होती है, एक्सटेंशन मोटिवेशन भी कम होती है, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं अपनी चीज़ें। डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ एस्टीम नहीं होती है। अब इन चीज़ों को हमने चेंज करना है, इन तीनों फैक्टर्स को हमने चेंज करना है, उल्टा करना है। अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ाना है, एक्सटेंशन मोटिवेशन को भी बढ़ाना है और डिपेंडेंस को कम करना है। सो दीज 3 फैक्टर्स बिहाइंड दी पॉवर्टी, और यही 3 फैक्टर हैं जो पॉवर्टी और डेप्रीविएशन को लीड करते हैं, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था। So Mehta has developed an intervention program in the educational setting on the lines of Kakinada settings. This can be used to improve AM among disadvantaged children. तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर ये जो ककीनाडा जो नाम आया है यहाँ पे, ये क्या है? ये एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में, जहाँ के बच्चों में ये स्टडी करके ये पता करा था कि ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसमें से AM और DM जो है वो बहुत लो होते हैं इन बच्चों में, और AM EM और DM बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पुअर बैकग्राउंड के डिप्राइव ग्रुप के बच्चे थे उनके अंदर ये स्टडी किया गया था इस जगह के बच्चों पे। तो अब इसी को चेंज करने के लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। So this can be used to improve achievement motivation among disadvantaged children. Extension motivation refers to, EM refers to extension motivation, motivation to cooperate with others. तो EM क्या है कि दूसरों के साथ शेयर करना, कॉपरेट करना, तो ये भी इनमें बहुत कम होता है क्योंकि इन्हें लगता है कि ऑलरेडी हमारे पास ही कम है तो हम दूसरे से क्या शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिसमें इनके अंदर शेयरिंग की, कॉपरेशन की जो अंदर जो वो आती है ना फीलिंग कि हमें दूसरों को भी शेयर करना है, वो इंक्रीज हो जाए। EM can be increased by devising programs on the lines of Robert's cave experiment of Sheriff, the jigsaw technique developed by Renson and his co-worker, and other cooperative learning programs. तो ये 2 प्रोग्राम्स की ये जो बात कर रहे हैं कि जिक्सो टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिक्सॉ पजल में क्या होता है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो पजल के, जब वो आपस में जुड़ेंगे तभी एक पजल पूरी होगी, उसमें आपस में उनको कॉपरेट करना पड़ता है सबको। तो क्लास में भी हम जिक्सॉ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हमने कोई ऐसा काम दे दिया जो सारे बच्चों में डिवाइडेड है, और वो असाइनमेंट तभी पूरा होगा जब वो सारे मिल के उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं यूज़, जिसमें इनकी कॉपरेशन और एक्सटेंशन मोटिवेशन इंक्रीज करी जा सकती है। और जो डिपेंडेंस की बात आती है कि ये लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, उसको एजुकेशन से काउंटर कर सकते हैं। जब एजुकेट होंगे तो वो अपने अंदर का फियर ऑफ फेलियर उनका जब निकलेगा और लैक ऑफ इनिशिएटिव उनका कम होगा, जिससे वो रियलिस्टिक एस्पिरेशंस रखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे उनकी डिपेंडेंस भी कम होती जाएगी। By the use of sensitivity training wherein children experiment with new patterns of behavior, तो इस तरीके से तीनों फैक्टर्स को हम इनके चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड प्रिजुडिस। नेक्स्ट वीडियो से इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।